नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानी बाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बागी बलिया और आप सुन रहे हैं एपिसोड 11। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इतनी सब तैयारियों के बाद भी संजय मुतमईन नहीं था। रफीक तो खैर अब सवारी की सीट पर था ही और बस उतनी ही चीजें करता था जितनी संजय उसे करने को कहता था। वो ऐसा कर संजय को मन की करने देना चाहता था। बहुत मुश्किल से दोस्त दोबारा हासिल हुआ है। वो फिर से उसे खोना भी नहीं चाहता था। हाँ, मगर इतना तो स्पष्ट था कि अध्यक्ष पद के लिए वो स्व उत्साहित नहीं था। चुनाव के दिन समीप आते जा रहे थे, मगर उससे पहले नामांकन दाखिल करना था, जिसके लिए जोरों शोरों से नामांकन कार्यालय तक जाने के लिए छात्रों की अच्छी खासी भीड़ की जरूरत थी। उन्हीं के लिए रफीक आज कार्यालय में बैठा लैपटॉप पर विद्यार्थियों के डाटा जांच रहा था कि तभी बिरजू भीतर आया। भैया, एक लड़का रफीक भैया से मिलने आया था, कुछ समस्या लेके। बिरजू ने कहा। आया था मतलब अब नहीं है? नहीं भैया, ये तो अर्कस बथवा सब समस्या लेके चले आते हैं। चुनाव आने वाला है, अभी इनको देखेंगे तो। और फिर रफीक भैया व्यस्त भी थे तो हम उसको लौटा दिए। नहीं नहीं, गलत है ये। एक विद्यार्थी ऐसे व्यवहार से 10 को प्रभावित कर सकता है। फौरन जाकर उसको बुलाओ, मियाँ उसकी समस्या सुनेंगे, संजय ने कहा। इतना सुनते ही बिरजू दौड़कर बाहर भागा और कोई 5 मिनट बाद एक छोटे कद के दुबले पतले कमजोर लड़के के साथ लौटा। भैया यही हैं, बिरजू ने कहकर लड़के का परिचय दिया। लड़के ने झुककर रफीक को आदाब किया। संजय को थोड़ा सर हिलाकर भी अभिवादन किया और फिर खड़ा हो गया। क्या बात है? रफीक ने लड़के को देखते हुए कहा। रफीक कितना कहते ही लड़का फफक कर रोने लगा। रफीक सहित किसी को कुछ समझ में नहीं आया। संजय ने बहरहाल बिरजू को एक गिलास पानी देने का इशारा किया। बिरजू ने साथ रखे घड़े से पानी निकालकर लड़कों को देते हुए कहा, बैठ जाइए और जल्दी नहीं है। जब ठीक समझे तब ही बोलिएगा। लड़के ने पहले बिरजू का मुंह देखा, फिर हाथ से पानी लेकर एक सांस में गिलास खत्म कर दी। अपने ही शर्ट के कोरों से आंसू पोंछकर संयत हुआ। थोड़ी देर फिर रुककर उसने रफीक से कहा, भैया मैं प्राणी विज्ञान द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा नाम अनुपम राम है। लड़के का नाम सुनकर संजय, रफीक और बिरजू तीनों की मुस्कुराहट छूट गई। ये नाम विपक्षी प्रत्याशी अनुपम राय से बहुत मिलता जुलता था। फिर भी रफीक ने पूछा, क्या नाम है? जी, अनुपम राम। नाम सुनकर रफीक की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। लड़का मुस्कुराहट के पीछे का मंतव्य समझ गया। उसने भी मुस्कुराने की असफल कोशिश की और कहा, मैं समझ सकता हूं कि आप सब क्यों हंस रहे हैं। दरअसल यही मेरी समस्या का कारण भी है। भाई, नाम परिवर्तन कराना है तो संजय के पिताजी वकील हैं। थोड़ी फीस लेंगे, लेकिन वो काम कचहरी में ही होगा। उसके बाद ही महाविद्यालय में कुछ किया जा सकता है। जी जी, मेरी बात सुन लें। कहो, संजय ने अब की रफीक को रोकते हुए कहा। मैं इब्राहिमबाद गांव का रहने वाला हूँ। गरीब परिवार से हूँ, मगर बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब छात्रवृत्ति से ही पार लगाया है, तो अगले साल स्नातक की छात्रवृत्ति में भी बैठ जाना। रफीक ने फिर बीच में ही कहा, जिस पर संजय ने उसके कंधे को दबाकर चुप रहने को कहा। लड़के ने जब ये देखा तो उसने कहना जारी रखा, जी, मुझे प्रवेश के साथ ही छात्रवृत्ति जारी हुई थी। फिर समस्या कहाँ है? समस्या वही है जिस पर आप हंस रहे थे। मेरा नाम खुलकर बताओ। बात छोटी सी है। दरअसल मेरे नाम के टाइपिंग में क्लर्क ने गलती कर दी। वो अनुपम राम की जगह अनुपम राय हो गया। पिछले साल की छात्रवृत्ति भी उन्हीं के खाते में गई। इस साल भी कोई सुनवाई नहीं है। अरे ऐसा कैसे? संजय ने आश्चर्य से कहा। जी ऐसा ही है। मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहले कहा कि कार्यालयी गलती है, जल्दी ही ठीक करवा देंगे। 4-5 महीने बीत गए। मैंने कई आवेदन दिए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालता हूँ, मगर आज कहते कहते लड़का का गला फिर भर आया। संजय कुछ पूछना चाहता था, मगर उसने जल्दीबाजी करना उचित नहीं समझा। लड़का थोड़ी देर में खुद ही गले तक आ गए दुख को पीते हुए बोला, पिताजी को लकवे का अटैक आया पिछली रात। गांव वाले बलिया पहुंचा गए, एक नर्सिंग होम में दाखिल कराया है। पैसे की जरूरत थी तो अनुपम राय के पास गया। उन्होंने कहा कि अभी चुनावी खर्चे हैं, चुनाव के बाद देंगे।
मैंने अपनी मजबूरी बताई तो मारकर भगा दिया, पेट में लात से मारा, कहते हुए लड़का फिर रो पड़ा। प्रिंसिपल के पास गए थे, अभी वहीं से आ रहा हूँ, उनके पास वही एक रटा-रटाए जवाब है, आवेदन कर दो, कार्रवाई होगी। जब मैंने पुराने आवेदनों के बारे में कहा तो भड़क गए, कहने लगे तुम्हारी कोई आवेदन हम तक नहीं आई। मैंने जब पावती दिखाई तो कहने लगे यही एक काम थोड़ी है जिनमें कहीं दब गई होगी। अब जो आवेदन दिया है उस पर कार्रवाई करेंगे। लड़के ने नाक पोंछते हुए अपनी बात खत्म की। कितनी छात्रवृत्ति मिलती है तुम्हें? कहाँ मिलती है? हाँ, अगर मिलती तो 3,000 रुपये महीना है। लड़के ने कहा। रफीक ने कुर्ते की जेब में हाथ लगाया तो 2005 नोट निकल कर लड़के को देते हुए कहा, ये रखो, अब्बू का इलाज कराओ। लेकिन आप ये क्यों दे रहे हैं? मैं तो बस चाहता था कि आप मेरे छात्रवृत्ति के पैसे निकलवा दें। सो तो हम निकलवाएंगे ही, फिलहाल ये रख लो। संजय ने भी अपने पॉकेट से 4,000 रुपये और देते हुए कहा, पिताजी के इलाज के लिए जरूरत नहीं होती तो कतई ना लेता, भरोसा करें, यह एहसान रहेगा आपका। लड़के ने कहा, एहसान चुकाओगे? संजय ने पूछा। आप मौका देकर देखिए। लड़के ने कहा, ठीक, अभी जाओ और पिता के पास रहो, इलेक्शन के वक्त साथ रहना, जरूरत पड़ेगी। संजय ने कहा। लड़का हाथ जोड़कर ही उठ गया और फिर सीधा ही पीछे की ओर लौटकर गेट से बाहर निकल गया। लड़के के जाने के बाद कुछ देर तक इस कमरे में अबोला सा छाया रहा। अचानक कुछ सोचकर संजय के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। बिरजू, इस लड़के का रोल नंबर और प्रवेश पत्र तिथि जरा जांच कर बताओ। संजय ने बिरजू से कहा। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया, दिल से। प्रधानाचार्य के कमरे में जब संजय और रफीक घुसे तो देखा कि अनुपम राय प्रधानाचार्य के कमरे में बाहर निकल ही रहा था। कक्ष के गेट पर ही दोनों की आंखें मिली। अनुपम ने एक विजयी मगर कुटिल मुस्कान दी और बाहर की ओर निकल गया। सर प्रणाम, संजय ने प्रिंसिपल के चैम्बर में घुसकर हाथ जोड़ते हुए कहा। अरे संजय, आओ बेटा, बड़ा अच्छा कर रहे हो। प्रिंसिपल ने सामने की फाइल हटाते हुए कहा। प्रणाम का आशीर्वाद नहीं दिया सर आपने, संजय ने खड़े खड़े ही कहा। रफीक ने प्रिंसिपल को अब प्रणाम किया। अरे कैसी बात करते हो, बैठो तो सही। हमारे संस्कार में गुरु से नीचे ही बैठते हैं या फिर खड़े ही रहते हैं सर? कुर्सी आपके मित्रों के लिए ही ठीक है, हमारे तो सभी मित्र हैं। कहाँ सर, अगर मित्र होते तो अभी तक आशीर्वाद दे दिए होते। जीते रहो भाई, लो। रफीक, अब आशीर्वाद दे दिया। प्रिंसिपल साहब ने रफीक की ओर देखकर हंसते हुए कहा। जीत के रहो, ये आशीर्वाद देते तो ज्यादा खुशी होती हमें सर, रफीक ने आपकी तंज से कहा, जिस पर प्रिंसिपल थोड़ा असहज हुए लेकिन फिर मुस्कुराकर वो रह गए। एक समस्या है सर, संजय ने हाथ मलते हुए कहा। देखो संजय, मैं समझता हूँ तुम्हारी समस्या। ज्योति का दुख मुझे तुमसे ज्यादा है। प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन बात को समझो। अनुपम पर कोई केस नहीं है, तुम लोगों ने भी कोई रिपोर्ट नहीं की। ऐसी स्थिति में कोई कार्रवाई कैसे? प्रिंसिपल साहब ने समझा कि संजय इस बात की शिकायत लेकर आया है कि अनुपम अब भी विश्वविद्यालय का छात्र कैसे है। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर संजय मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर प्रिंसिपल साहब को देखने के बाद बोला, गुरुजी एक बात कहेंगे, सुन लीजिए। 10वीं में थे जब एक दिन गीला अंडरपैंट पहन लिए थे, जांग में एक्जिमा हो गया। खुजलाते खुजलाते परेशान रहते थे। जितना खुजलाते समस्या उतनी बढ़ जाती। लोग बाग आप ही की तरह सहानुभूति देते, दवा बताते, मगर समस्या तो मेरी थी। समस्या से मुक्ति भी हमें ही ढूंढनी थी। सो एक दिन रसायन विज्ञान के लैब से एसिड उठाए और घर आकर जांग पर भवका ली। दर्द से जी वोट सब काट कट गया, चमड़ा जल गया। 15 दिन उठ बैठ नहीं पाए, मगर समस्या खत्म हो गई, संजय ने एक सांस में कहा। फिर पल भर को रुका और कहना जारी रखा। इसलिए गुरुजी, वो लड़का आपकी समस्या नहीं है, मेरी समस्या है। हम स्वयं सिद्ध करेंगे उसे। आपको दूसरी समस्या के लिए कष्ट दिया था, संजय ने कहा। कहो भाई। शिवपालपुर के शंभू शरण जी को जानते हैं आप? हाँ, अच्छे व्यक्ति हैं, मृदुभाषी भी। प्रिंसिपल साहब नाम से थोड़ा असहज तो हुए, मगर बात
संभाल गए। कुछ और जानकारी ज़रूर होगी। हाँ, यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड 1 पर नियुक्त हैं। और कोई जानकारी यदि मिल सके? संजय ने मेज़ टेबल की ओर ज़रा और झुकते हुए कहा। विवाह की बात चलानी है क्या संजय? अरे भाई, वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ उनकी शादी हो नहीं सकती और उनके बच्चों की शादी में देर है अभी। प्रिंसिपल साहब ने खिखियाते हुए एक दफ़ा संजय को देखा और एक दफ़ा रफ़ीक को। रफ़ीक का चेहरा एकदम सख्त था। संजय ने हालांकि चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, नहीं सर, शादी-वादी तो खैर आप लोगों के आशीर्वाद और मर्ज़ी से ही होगी, मगर कहना ये था कि आप शंभू शरण जी के बारे में काफ़ी कम जानते हैं। अर्थात? प्रिंसिपल साहब की भवें तन गई। अर्थात ये सर कि शंभू शरण जी का परिचय सिर्फ ये ही नहीं है। शंभू शरण जी झुन्नू भैया के रिश्तेदार भी होते हैं। होंगे, लेकिन ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं? प्रिंसिपल थोड़ा-सा अन्यमनस्क हुए। इसीलिए सर कि शंभू शरण जी पिछले 3 चुनावों से लगातार पर्यवेक्षक नियुक्त हो रहे हैं। बेटे, उनकी छवि साफ है, उनके नाम पर प्रस्ताव विश्वविद्यालय से आता है, मैं अनुमोदन कर देता हूँ। बस इतना ही। बस इतना ही होता तो कोई बात ही नहीं होती थी सर। आपने ये बात कभी नहीं उठने दी कि उनसे हर बार बैलेट पर्ची पर चाय गिर जाया करती है। जाने या संजय ने प्रिंसिपल की आंख में आंख डालकर कहा, देखो, मैं नियम कायदे से बंधा हुआ हूँ। इस मामले में मैं क्या ही कर सकता हूँ? प्रिंसिपल साहब ने चश्मा उतार कर कहा। इतना तो कर ही सकते हैं कि अगली दफा जब उनका नाम आए तो अपने विवेक से अनुमोदन करें और शंभू बाबू से दूरी बनाएं। वरना आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी भी होती है। अगर बात वहां पहुंच गई तो सबके पाप खुल जाएंगे। चलता हूं सर, कहते हुए संजय उठ गया। शतरंज की बिसात में बादशाह को तब तक चिंता नहीं होती जब तक उनके आगे के खाने में प्यादा खड़ा और बगल के खाने में वजीर बैठा होता है। शंभू बाबू झुन्नू भैया के ऐसे ही प्यादा थे। थोड़े बहुत मत पत्रों का हेर फेर तो उनके बाएं हाथ का खेल था। फिर स्याही चाय जैसे चीजों का भी वो काफी उपयोग कर जाते थे। मगर अब जब शंभू बाबू के अनुमोदन पर प्रश्न लग गया तो झुन्नू भैया के कस बल थोड़े ढीले पड़े। वो इतने दिनों में पहली दफा तिल मिलाए। अगले पर्यवेक्षक का नाम अभी तय नहीं था, मगर इतना तय था कि उसे बोतल में उतारने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। सो पैसों के इंतजाम के लिए वो मुस्तकीम हसन के यहाँ ही पहुंचे थे। मुस्तकीम हसन ने नया मकान शहर से थोड़ा बाहर ही बनाया था और मुस्तकीम हसन इतने समझदार तो थे ही कि ये समझ सकें कि झुन्नू भैया कौन सी बात करने आए हैं। सो उन्होंने झुन्नू भैया को मेहमान खाने में ना बैठाकर छत पर बैठाया था। झुन्नू भैया, हमने कभी हाथ खींचा हो तो कहें। सौदा होता रहा है तो हम साल हर साल मदद करते ही रहे हैं। इस साल अल्लाह की मार ऐसी पड़ी कि सेबों में कीड़े लग गए। हिमाचल वाली पार्टी कहती है कि आपके गोदाम का मसला है। हमने तो एक्सपर्ट क्वालिटी का माल दिया था। मुस्तकीम हसन ने झुन्नू भैया से कहा। यह जाहिर था कि झुन्नू भैया ने पैसे की मांग की थी। हसन साहब, मालूम होता है हम पर से विश्वास उठ गया आपका। एतवार की बात ही क्या है झुन्नू भाई, मसला बस ये है कि एक बार सौदा उठ जाए और आप जो कहें। हसन साहब ने कहा, और उस कल के लड़के को मुआवजा देने में तो आपने सौदे का इंतजार नहीं किया था हसन साहब। वो तो आपके ही प्रत्याशी की कारगुजारी थी कि हमारे साहबजादों को भी बरगला गए। बच्चे की जान देखने के लिए सौदा नहीं देखना होता झुन्नू भाई। तो आपको उस कल के लड़कों का डर हो आया और हमारी इस जबान का विश्वास नहीं हुआ। बात डर की नहीं है जुन्नू भाई, बात अक्लमंदी की है। अब देखिए ना, हमें ही क्या पता था कि हमारी औलाद की ही अक्ल ऐसी मारी जाएगी कि वो गैरती कत्ल जैसी चीजें उठा बैठेगा। सो अब जब हो ही गया है तो उन लड़कों को भी तो समझाना और शांत करना जरूरी है। ये खुरेंजी तिजारती लोगों का कॉल नहीं है जुन्नू भाई। और सच कहूं तो मुझे उस लड़के रफीक से इसरार मियाँ के लिए डर तो है ही। कल को अगर वो अध्यक्ष हो गया तो। हसन साहब एक साथ ज्यादा ही बोल गए थे। इतना सुनना झुन्नू भैया
की आदत में नहीं था, मगर चूंकि पैसे की जरूरत यहीं से पूरी होनी थी, सो वो खून का घूंट पीकर बोले, अरे आप उस लड़के की चिंता ना करें। आज के लड़के हैं, कुर्ता सदरी पहनने का शौक रखते हैं बस। अध्यक्ष ही तो बहुत दूर है हसन साहब, लड़का नामांकन ही नहीं कर पाएगा। आप बेफिक्र रहें, राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, उम्र लग जाती है। जुन्नू भैया, जुन्नू भैया ने घुटने पर हथेली रखकर उठते हुए कहा, वो आप देखें जुन्नू भाई, और ये नसीम हत्याकांड वाले मामले पर पर्दा करें। आप खुद आए हैं तो वैसे भी कैसे जाने देंगे, मुंशी से कहकर 2 लाख भिजवा देते हैं। हसन साहब ने उठकर गले मिलते हुए कहा। गले मिलकर जुन्नू भैया बाहर की ओर निकल गए। हसन साहब जुन्नू की रग रग से वाकिफ थे। उन्हें आशंका हुआ कि कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक होने को है। नामांकन दाखिल करने में महज 24 घंटे रह गए थे। संजय और रफीक शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़कों के इंतजाम में 12 घंटे के दिन को ही 24 घंटे का बनाए हुए थे। प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। यह चुनाव महज अध्यक्ष पद का चुनाव ना होकर अब वर्चस्व का प्रश्न बन गया था। छात्र भी खास बनाम आम में बट गए थे। गांव गांव जाकर लड़कों को वोट देने के लिए कहना, उनके महाविद्यालय तक आने की व्यवस्था करना, सबका नाम नोट कर उनके बस में बैठने की व्यवस्था कराना आदि कुछ ऐसे काम थे जो क्षण भर की छुट्टी नहीं देते थे। आज रात जब रफीक इन्हीं व्यस्तताओं से फारिग होकर घर पहुंचा तो उसने अपना वो मोबाइल ऑन किया जो खास उजमा के लिए था। अक्सर उजमा ही मौका देकर फोन किया करती थी, इसीलिए उसने मिस कॉल जांचने के लिए फोन ऑन किया। उसने देखा कि दिन में लगभग 2 बजे, जब वो दुआवा क्षेत्र की ओर व्यस्त था, उजमा का एक मैसेज आया था। मैसेज था, बुआ के यहाँ करमुद्दीनपुर जा रही हूँ, रात 9 बजे वहीं मिलिए, जरूरी बात है। रफ़ी को यह पढ़कर आश्चर्य हुआ। कारण कई थे, उजमा उससे पहले भी मैसेज करती रही है, लेकिन वो अपनी खुद की तस्वीरें, दीनी मैसेज जैसी सामान्य चीजें ही होती थी। उसने शायद ही कभी टेक्स्ट मैसेज किया हो। यह भी ठीक बात थी कि रफीक ने 2-1 दफा पीछा करते हुए उजमा की बुआ का घर देखा हुआ था, मगर फिर भी बुआ के यहाँ मिलने की बात भी रफीक को अजीब लगी। उजमा जो अपने छोटे भाई के सामने रफीक से अनजान बन जाती है, वो बुआ के यहाँ क्यों में बुला रही है? फिर भी उसे लगा कि इतने दिनों की दूरी ने शायद उजमा को निर्भीक बना दिया हो। फिर वो उस रोज कह भी रही थी कि अब उसे घर वालों से डर नहीं लगता। उजमा को फोन करने की सलाहियत रफीक को नहीं थी। घर का रूढ़िवादी होना और फिर रफीक और उजमा के बारे में घर वालों को पता होना वो समस्या थी, जिस कारण रफीक उजमा को फोन नहीं कर सकता था। फोन बस उजमा ही मौके होने पर कर लेती थी। सो यही सब सोचकर रफीक ने उजमा को मुख्तसर का मैसेज दिया। ओके। रात के 8 बज ही चुके थे। करमुद्दीनपुर शहर से ज्यादा दूर नहीं भी था तो शहर के बाहर जरूर था, और बलिया का नहीं बल्कि सीमावर्ती जिले गाजीपुर का एक गांव था। दूसरी दूरी आधे घंटे से ज्यादा की नहीं थी। रफीक ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और उजमा से मिलने निकल पड़ा। पिता से उसकी बातचीत ना के बराबर थी। माँ जानती थी कि चुनाव लड़ रहा है, रात बिरात निकल ही जाता है, सो वो भी चुप ही रही। कच्चे पक्के रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते रफीक ने शहर की सीमा पार की। गाजीपुर की सीमा में प्रवेश करते उसकी मोटरसाइकिल बिरान से एक रेलवे क्रॉसिंग पर रुक गई। उसने ध्यान किया कि अभी 9 बजिया पैसेंजर के गुजरने का वक्त हुआ है। वो मोटरसाइकिल बंद कर ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने लगा। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आई और सांप की तेजी से गुजर गई। रफीक ने थोड़ी देर इंतजार किया, मगर रेलवे फाटक नहीं खुला। रफीक ने सोचा कि शायद दूसरी गाड़ी आने वाली होगी। पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का तो कोई समय नहीं था। हाँ, मालगाड़ी हो सकती थी। यही सोचकर रफीक ने कुड़ते हुए सही मगर थोड़ा इंतजार किया। 5 मिनट तक कोई ट्रेन नहीं। हाँ, अब एक काली स्कॉर्पियो ठीक उसके पास आकर रुक गई। गाड़ी को नजरअंदाज कर रफीक ने रेलवे फाटक के कर्मचारी को आवाज लगाई, अरे चाचा, ट्रेन निकल गई, डंडा हटावा। आवाज का कोई असर नहीं हुआ। रफीक झुंझलाया और स्कॉर्पियो की ओर देखते हुए कहा, बताइए, लगता है साले पाउच पीकर सो गए हैं। स्कॉर्पियो से बहरहाल कोई आवाज नहीं है। रफीक उतरा और रेलवे फाटक पर बने कमरे में घुस गया। घुसते ही उसने पाया कि केबिन का गार्ड मुंह हाथ बंधे वहीं बैठा हुआ है। उसे खतरे का आभास हो पाता इसके पहले कि उसने अपने पीठ पर असले की नाल महसूस की।
नेताजी, अस्सलाम वालेकुम। एक आवाज आई। इस आवाज को रफीक नहीं पहचान सका। रफीक कभी जवाब भी दे पाता कि उसके पहले केबिन के बाथरूम से अनुपम निकला। उसने रफीक के पेट में खुसा कट्टा और मोबाइल निकाला और कट्टे के लोहे से रफीक की कनपट्टी पर वार किया। रफीक को जोर की ही चोट लगी मगर वो हंस पड़ा। धोखा। हंसते हुए उसके मुंह से बस यही निकला, जिस पर अनुपम हंस पड़ा। वो पढ़ा लिखा लड़का था, सो उसने इंग्लिश में कहा, लुक हु इज टॉकिंग। अपनी बारी आई तो धोखा और फरेब दिखने लगा। तूने तो जैसे अगुवाई से पहले न्योता दिया था, कहकर अनुपम ने रफीक के मुंह पर फिर उसी के कट्टे से वार किया। हाय अलवेली नार, अबे जोर से मार, रफीक ने खून थूकते हुए कहा। दोनों मगर अब रफीक से उलझने को तैयार नहीं थे। रफीक को काबू में करते ही गाड़ी का ड्राइवर, जो कि झुन्नू भैया का कारिंदा ही था, चला आया। तीनों ने पकड़कर रफीक को बांध दिया और उसे स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर डाल दिया। पिछली सीट पर किसी को बैठा देख रफीक अभी कुछ सोच ही पाता, अनुपम राय ने हंसते हुए कहा, साले साहब हैं आपके, इसरार मियाँ, हालचाल ले लीजिए घर परिवार का। रफीक ने उसे देखते ही फिर सिर पर हाथ रख लिया। कितना पैसा खर्चा करवाओगे अब्बू का इसरार मियाँ? मार तुम्हें हम सकते हैं नहीं, दीदी फिर रोएंगी तुम्हारी, अब्बू फिर आ जाएंगे गिड़गिड़ाएंगे, संजय नेता फिर पैसा बना लेगा। रफीक ने उलझती फंसती जुबान में कहा। होठों के सूज जाने से उसकी आवाज साफ नहीं आई, मगर जितनी भी आई वो इसरार को उबाल देने के लिए काफी थी। उसने हाथ में लिए लोहे के छोटे प्लेट्स रफीक की कनपट्टी पर वार किया और अब की इस वार के साथ ही रफीक बेहोश होकर एक और लुढ़क गया। अह शाबाश, अनुपम राय की आवाज आई। ड्राइवर साहब, आप उतरकर इसकी गाड़ी को किसी गैरेज में ठिकाने लगाइए, यहाँ से गाड़ी लेकर हम जाएंगे, कहकर अनुपम ने ड्राइवर को वहीं उतारा। अनुपम ने रफीक के मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया। अनुपम और इसरार बेहोश रफीक को लेकर गाजीपुर की सीमा में प्रवेश कर गए। काली स्कॉर्पियो धूल मिट्टी उड़ाती आंखों से ओझल हुई। नामांकन से पहले वाली रात कॉलेज के बाहर अनुपम राय के नाम की पोस्टर चिपका रहे मजदूर तब डर गए जब कॉलेज के बाहर लगे पेड़ के नीचे उकड़ू बैठे डॉग साहब अकलाप करने लगे। आखिरकार बादशाह को 1 जुलाई 1789 को गुलाम कादिर खान ने बंदी बना ही लिया। हा हा। बादशाह अपने उसी कैद खाने में कैद किए गए जिस कैद खाने में उनके ही हुक्म से कैदी बंद की जाती थी। शैतान अब क्या करेगा? महाजी अब क्या करेंगे? अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अगली सुबह ही नामांकन का पर्चा भरना था। बसंत राजभर रफीक का प्रस्तावक था। कुछ कारण थे कि संजय रफीक के नाम का प्रस्तावक नहीं था। हाँ, मगर वही सारी तैयारियां देख रहा था। देर शाम तक दोनों साथ ही थे। फिर उसके बाद रफीक घर लौट आया था। नामांकन के लिए जरूरी कागजात पहले से तैयार कर रखने की गरज से संजय ने रफीक को फोन किया। फोन पहुंच से बाहर बताकर बंद हो गया। दो एक दफा और कोशिश करने के बाद संजय ने फोन लगाना छोड़ दिया। कल के व्यस्त दिन के लिए आज रात संजय का सोना भी जरूरी था। सो वो सो गया। सोना संजय के लिए जरूरी था, उजमा के लिए तो इस रात रफीक से बातें करनी जरूरी थी। वो रात जब उसे रफीक को कल के विषय में ढेर सारी नसीहतें देनी थी। बताना था कि अनुपम राय के लड़के से नहीं भिड़ना है। बताना था कि दिमाग शांत रखना है। समझाना था कि अपने समर्थकों को भी हुल्लड़बाजी से परहेज बरतने को कहना है। सबसे जरूरी बताना था कि बहुत सावधानी से नामांकन का पर्चा दाखिल करना है। उसने देखा है काफी दिनों के बाद उसे ऐसा वक्त मिला है जब अम्मी टीवी सीरियल देखने में व्यस्त हैं और इसरार भी घर पर नहीं है। प्रेमियों को वक्त कोहे नूर से कीमती है। प्रेमियों को वक्त जन्नत का बदल है। इस कीमती वक्त में रफीक से बात करने से पहले ही वो बिस्तरे पर बेबात मुस्कुराती रही। वो इस सोच के साथ ही मुस्कुराई कि रफीक चुनाव जीत चुका है और दोस्तों के कंधे पर सवार है। वो इस सोच से भी मुस्कुराई कि रफीक की रैली जीत के बाद उसकी गली से निकल रही है और उसने शोर का फायदा उठाते हुए 2 लंबी सीटियां मारी हैं। सीटियों का ख्याल आते ही खुद ही शर्मा गई और अपना चेहरा तकिए में घुसा लिया।
थोड़ी देर आकलन हंसते रहने के बाद उसने फोन देखा, मगर फोन देखते ही वो सिहर गई। उसके सारे शरीर में झंझनाहट सी दौड़ गई। उसने देखा कि बिना सेव किए हुए एक नंबर से मैसेज आया। मैसेज छोटा सा है जिसमें लिखा है ओके। ये नंबर रफीक का ही है और उसे जुबानी इसलिए भी याद है क्योंकि वो ये नंबर सेव नहीं कर सकती। उसे सिहरन और डर इस बात का लगा कि अगर किसी ने उससे पहले ये फोन देख लिया होता तो क्या होता। कुछ देर बाद जब उसने अपनी सांसों को संभाला और मैसेज देखा तो और परेशान हो गई। मैसेज में लिखा था ओके। क्या ओके? उसने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर रफीक ने ओके क्यों लिखा? अव्वल तो रफीक को मैसेज करने की मनाही थी, फिर वो मैसेज क्यों करेगा? दूसरे, अगर उसने मैसेज किया तो इसका क्या मतलब निकला? ये तो तब कहते हैं जब सामने वाले ने कुछ कहा हो। मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं, उजमा ने सोचा, और फिर एक बारगी खुद को जांचने के लिए उसने अपने मोबाइल से भेजे गए मैसेज की सूची देखनी चाहिए। ये देखकर वो और भी अवाक हो गई। उसके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक भी भेजे गए मैसेज नहीं थे। कारण ये था कि भेजने वाले ने रफ़ीक को उजमा के मोबाइल से मैसेज भेजकर जल्दीबाजी में सिर्फ वही मैसेज डिलीट करने के बजाय सारे ही मैसेज डिलीट कर दिए थे। इसरार, वो भी तो शाम से गायब है। कहीं उसने ही तो फिर से उजमा अनजाने भय से ग्रसित हो गई। उसे रफ़ीक की चिंता हो आई। इसी वहशत में उसने लगातार उसे 5-7 फ़ोन लगा दिए, मगर नतीजा वही, नंबर पहुंच के बाहर। उसे अब हुक होने लगी। समस्या ऐसी जिसे वह किसी को बता भी नहीं सकती। अब्बू अम्मी से कहे भी तो क्या कहे? अभी तक तो दोनों इस बात पर राजी हैं कि उसके जीप में कुछ नहीं है। अब ये कहकर वो उनकी और अपनी नज़रों में ही गिरेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसरार के बारे में बात कर सकती है। सो उसने कर लिया। अम्मी का जवाब मिला कि इतने दिनों बाद तो दोस्तों के साथ निकला है, थोड़ी देर में आ जाएगा। वो जमा क्लब कर रह गई, रफ़ीक के लिए ही नहीं अपने भाई के लिए भी। जितना वो रफ़ीक को जानती है उससे इतना तो तय है कि यदि अब की दफ़ा इसरार ने गलती की तो रफ़ीक आगा पीछा नहीं देखेंगे। सोचते ही उसके शरीर का ताप बढ़ गया। एक एक पाँव एक एक मन के लगने लगे। वो कटे पेड़ से अपने बिस्तर पर गिर गई। उसके जहन को कुछ नहीं सूझ रहा था सिवाय इसके कि वो संजय को फ़ोन लगाकर उसे अपने डर की जानकारी दे, मगर फिर शर्मो लिहाज आड़े आ रहा था। उसने इस तरह की सीधी बात संजय से कभी की नहीं थी। आखिरकार सारे असमंजस को ताक पर रखकर उजमा ने संजय को फ़ोन लगाया। फ़ोन की लंबी लंबी घंटी गई, मगर संजय ने फ़ोन नहीं उठाया। वो भी संभवतः फ़ोन साइलेंट पर लगाकर सो गया था। 2-3 बार फ़ोन लगाकर उजमा थक गई और फिर फ़ोन गुस्से में बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसे अपनी मजबूरी याद आई कि उसे यह नंबर डिलीट भी करनी होती है, तो झट से फ़ोन उठाकर फ़ोन नंबर डिलीट कर दिए। इसी उधड़पन में घड़ी ने 11 बज गए। वो घड़ी की ओर देखकर उर्वासी हुई थी कि नीचे लोहे गेट के खुलने की आवाज़ आई। देखा तो पाया कि इसरार अपनी स्कूटी से आ गया। वो फौरन दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोलने के साथ ही अबू अम्मी से पहले इसरार पर बरस पड़ी। कहाँ गया था? दोस्तों के साथ था। इसरार ने साफ झूठ कहा। बोलो क्या झूठ? कौन से दोस्त हैं तेरे? मैं नहीं जानती क्या तेरे दोस्तों को? तो कैसर को पूछ लो, उसी के साथ नाइट मैच खेलने गया था 15 ओवर का, वहीं देर हो गई। इसरार ने ऐसा सफेद झूठ कहा जिसमें उजमा के क्रोध की लालिमा छुप गई। उसके पास अब सवाल करने को कुछ था नहीं, सो वो फिर अपने कमरे में चली आई। इसरार के व्यवहार से उसे अब रफीक की ज्यादा चिंता लग गई थी, मगर इस वक्त सिर्फ चिंता करने के अलावा जो एक काम किया जा सकता था वो था सुबह होने का इंतजार, नामांकन के दिन का इंतजार। उजमा ने पूरी रात आंखों में ही काट दी। हमारी आज की कहानी बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।